नमस्कार, मैं हूं अभय शुक्ला और आप देख रहे हैं खबरों की दुनिया। वक्त हो चला है दिन भर के बाद अब रिपोर्टर्स रिपोर्ट का। यूपी चुनाव के दूसरे चरण में तिलहर विधानसभा की मुड़िया गांव में ग्रामीणों में मतदान करने से इनकार कर दिया। ग्रामीणों ने विकास कार्यों में नाराजगी के चलते ये बहिष्कार किया है। उनकी नाराजगी साफ तौर पर देखी जा सकती है। बता दें, पूरा मामला शाहजहांपुर जिले का है, जहां पुआया तहसील क्षेत्र के गांव मुड़िया में मतदाताओं ने मतदान करने से इनकार कर दिया। उनका कहना है कि जब तक रोड नहीं तब तक वोट नहीं। तिलहर के विधायक रोशन लाल वर्मा 15 सालों से अपनी हुकूमत जमाए हुए हैं, लेकिन उन्होंने मतदाताओं के विकास के लिए कोई ऐसा कार्य नहीं किया। वहीं मतदाता अब मतदान नहीं कर रहे हैं। उन लोगों में रोष व्याप्त है। मतदान का रोड नहीं तो वोट नहीं। कौन से ये मुड़िया से नगरिया तक रोड है, जो अभी तक 15 साल से जो भी विधायक है उसने कोई नहीं काम नहीं किया। विधायक होने के बाद कोई आता नहीं देखने। कौन सी विधानसभा ये तिलहर विधानसभा 133 विधानसभा। जबरदस्ती वोट डलवाए किसने? पुलिस वालों ने। क्यों? आप लोग क्यों नहीं डाल रहे वोट? क्यों डाले? रोड नहीं बना, नाली नहीं बनी भी, कुछ नहीं हुआ है। हाँ कहाँ जाए? ये कौन सा गांव है मुड़िया बस। यहाँ पे? रोड नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं। ये कौन सी विधानसभा है? तिलहर विधानसभा। तिलहर विधानसभा। चल ठीक है। रोड नहीं तो वोट नहीं। मतदान का बहिष्कार क्यों कर रहे हो भैया? वोट नहीं तो वोट नहीं। बहुत दिक्कत होती है चौमास में, हम रोज निकलते हैं इसी में। कौन सी विधानसभा है ये? विधायक कौन थे यहाँ के? अच्छा, क्या दिक्कत है? भैया यहाँ वोट, जब रोड नहीं तो वोट कैसे डालते हैं बताओ? कौन सी विधानसभा है? तिलहर। और गांव कौन सा है? मुड़िया बस। तो क्या हुआ फिर? आप लोग क्यों बहिष्कार कर रहे हो? भैया जब वोट नहीं तो वोट कैसे डालें? इसका विधायक कौन था यहाँ पे? रोशन लाल। हमसे कही कि बेलो हो आप, डालो चल के वोट। तो हम जबरदस्ती। आप बेलो हैं जी, तो जबरदस्ती डलवाया आपसे? किसने किसने? अब हम रहा सब लोग। यहाँ पे एजेंट बना हुआ हूँ और यहाँ पे धमकाया गया हम लोगों को वोट डालने के लिए, लेकिन हम लोगों ने वोट नहीं डाले हैं। और तो हमें पकड़ के पुलिस वालों ने गाड़ी में बिठाया और उसके बाद गाड़ी से उतार के मतलब स्कूल में फिर से ले गए। बोले थाने के रजिस्टर चेक करो कितने किया है। रामपुर आजम खान का परिवार वोट डालने पहुंचा। सपा सांसद आजम खान की पत्नी ने किया मतदान। आजम खान की पत्नी डॉक्टर तंजीम फातिमा ने वोट डाला। रजा डिग्री इंटर कॉलेज स्थित पोलिंग बूथ पर वोट डाला गया। मीडिया से बात करते हुए योगी सरकार पर बरसी और कहा कि योगी सरकार ने हमारे परिवार पर जुल्म किया है। रामपुर के लोग आजम साहब के साथ हैं, वो जीतेंगे। क्या है, क्या कहेंगी? वोट दे दिया बस। क्या कहेंगी? आज चुनाव में आप यहाँ से मौजूदा विधायक भी हैं, प्रत्याशी आजम खान साहब एक बार फिर चुनावी मैदान में हैं। अब मैं 10 तारीख को कहूंगी। पहला चुनाव उनकी तंजीम मैम, पहला चुनाव उनकी गैर मौजूदगी में हो रहा है, जब आजम खान साहब है नहीं, स्वयं जेल में है, जेल में लड़ते हुए चुनाव लड़ रहे हैं, गढ़ माना जाता है। क्या कहेंगे? लोगों में किस तरह का उत्साह देखने, कुछ बताइए आप। लोगों में पहले से कहीं ज्यादा उत्साह है। लोग ये समझ रहे हैं कि उनके लीडर को जबरदस्ती जेल भेजा गया है, झूठ बोलकर उन पर झूठे इल्जाम लगाकर जेल भेजा गया है। देश आज 14 फरवरी 2019 को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए हमले की तीसरी बरसी मना रहा है। इस मौके पर भयावह हमले में शहीद सीआरपीएफ के 40 जवानों को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। पीएम नरेंद्र मोदी ने शहीदों के बलिदान को याद किया। पीएम मोदी ने कहा कि मैं 2019 में आज के दिन पुलवामा में शहीद हुए सभी लोगों को श्रद्धांजलि देता हूं और हमारे देश के लिए उनकी उत्कृष्ट सेवा को याद करता हूं। उनकी बहादुरी और सर्वोच्च बलिदान प्रत्येक भारतीय को एक मजबूत और समृद्ध देश की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करता है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट कर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि पुलवामा आतंकी हमले में बलिदान हुए मां भारती के अमर वीर सपूतों को शत शत नमन एवं विनम्र श्रद्धांजलि। आप सबका बलिदान समाज पर ऋण है। आप सभी का त्याग आतंकवाद के विरुद्ध हम सभी को एकजुट करता है। जैसे कि आप जानते हैं कि हर वर्ष हम 14 फरवरी का दिन यहाँ पर सब एकत्रित होकर मनाते हैं। उनकी याद में
उन 40 जवानों की याद में जिन्होंने अपनी जान यहाँ पे गंवाई थी पुलवामा में, उन वीर जवानों के याद में, उनके सेक्रीफाइस, जो उनका त्याग था, उसको याद करके हम यहाँ एकत्रित होते हैं और उनको अपनी दिल से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हमारा प्रयास है कि पूरे क्षेत्र में अमन चैन हो। विधानसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण के मतदान जारी हैं। आज अमरोहा जिले की 4 विधानसभा सीटों पर लगभग 13,47,726 मतदाता मतदान करेंगे, जिनमें 6,39,359 महिला मतदाता और 7,08,259 पुरुष मतदाता शामिल होंगे, जिसके लिए जिले में 915 मतदान केंद्रों पर 1601 बूथ लगाए गए हैं। आज इन चारों विधानसभा क्षेत्रों के प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला यही मतदाता करने वाले हैं। आज यूपी में 9 जिलों की 55 सीटों पर दूसरे चरण की वोटिंग जारी है। मतदान के लिए लोगों में खूब उत्साह देखने को मिल रहा है। बता दें कि वोटर्स की उत्सुकता इतनी पीक पर है कि मतदाता सुबह 6 बजे से ही लाइन में लग गए। बदायूं जिले में अपना पहला वोट डालने के लिए लोगों ने 6 बजे से लाइन लगाकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। कौशाम्बी के 253 विधानसभा सिराथू से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ चुनाव लड़ रहे एआईएमआईएम प्रत्याशी शेर मोहम्मद शेरू से हमारे संवाददाता कुलदीप द्विवेदी ने खास बातचीत की। डिप्टी सीएम के खिलाफ ताल ठोक रहे शेर मोहम्मद शेरू ने विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ कहा, देखिए रिपोर्ट। यूपी में विधानसभा चुनावों को लेकर पूरे यूपी के चप्पे चप्पे में इस वक्त सियासत गर्मा चुकी है, जहां प्रत्याशी नए नए मुद्दे और वादों को लेकर जनता के बीच जाकर उनका वोट बटोरने में जुट गए हैं। वहीं मतदाता इस असमंजस में फंसे हुए हैं कि हम अपना मत किसे दें, कौन भविष्य में हमारे हितों को लेकर काम करेगा। इन्हीं मुद्दों को लेकर, इन्हीं वादों को की पड़ताल करने के लिए आज हम यूपी के कौशाम्बी जिले की 251 विधानसभा सीट सिराथू क्षेत्र में मौजूद हैं। आज हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं ओवैसी असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी से एआईएमआईएम से प्रत्याशी बने शेर मोहम्मद शेरू। इनसे हम आज जानेंगे इनकी पार्टी के क्या मुद्दे हैं, यदि सत्ता में पार्टी आती है तो वो जनता के लिए क्या करेगी। आइए हम आपको रूबरू करवाते हैं प्रत्याशी शेर मोहम्मद शेरू से और जानते हैं क्या मुद्दे हैं, क्या दावे हैं, क्या वादों को लेकर वो जनता के बीच जाते हैं। आइए हम मुलाकात करवाते हैं आपसे शेर मोहम्मद शेरू जी से। शेर मोहम्मद जी, सबसे पहला मेरा ये सवाल है, आप जनता के बीच जाते हैं, जैसा कि तमाम राजनीतिक पार्टियों के लोग यहाँ बड़े बड़े प्रतिद्वंदी आपके सामने होंगे, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी यहीं से नामांकन किया है, आप चुनाव कैसे फेस करेंगे, क्या वादे लेके जनता के बीच में जाते हैं, क्या विकास करेंगे जनता का? सबसे पहले मैं सिराथू विधानसभा की जनता को नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। यहाँ की जनता बहुत परेशान है और बदलाव चाहिए। बीजेपी सरकार से परेशान हो चुकी 10 साल से। अब बदलाव चाहती है, नया चेहरा चाहती है, नया मुद्दा चाहती है। और हमारी अगर मैं यहाँ से विधानसभा चुनाव लड़ रहा हूँ, यहाँ की जनता अगर मुझको बनाती है तो यहाँ के लिए मैं बहुत विकास करूँगा, लोगों को दुख बांटूंगा। इस समय क्या मुद्दा आपको सबसे जटिल लगता है, किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा परेशानी लोगों को हो रही है? देखिए, अभी यहाँ हम अपने ये कला साइड जाते हैं और ये क्योंकि अभी यहाँ से मैं जिला पंचायत चुनाव भी जीता हूँ, क्षेत्र में मैं जब जाता हूँ तो जनता सबसे पहले मुद्दा कहती है कि हमारे ये नाले सही नहीं है, ये नाला हमारा बनवा दीजिए, पानी की व्यवस्था नहीं है, नाली खरिंजा सब भरे हुए हैं। तो हम मायूस हो जाते हैं कि अभी हम लोगों को काम भी नहीं मिल रहा जिला पंचायत से। तो मैंने सोचा जब विधानसभा में चुनाव लड़ता हूँ और विधायक बनूंगा तो इसमें खुद की निधि आएगी, तो लोगों का मैं सुख दुख बांटूंगा। अगर आदमी बोलेगा कि यहाँ शेरू भाई यहाँ हैंडपम्प लगवा दो, तो मैं वहाँ तुरंत हैंडपम्प लगवा दूंगा। लोग दूर दूर से पानी भर कर लाते हैं, पानी उनको नहीं मिलता।
गंगा के किनारे हम लोग जाते हैं इधर, और इस साइड में तो और ज्यादा परेशानी है पानी के लिए, खास करके पानी के लिए। लोग हमसे फरमाइश करते हैं भैया यहाँ हैंडपम्प लगवा दीजिए, मजबूर हो जाते हैं कि हमारे अभी विकास में हैंडपम्प है ही नहीं। तो हम कहते हैं कि चलिए अब इस बार हम विधायकी लड़ रहे हैं, आप लोग मुझे विधायक बनाइए, मैं करवाऊंगा तुम्हारा काम। यदि आप सत्ता में आते हैं, आपकी पार्टी सत्ता में आती है, यहाँ से आपको 251 विधानसभा क्षेत्र की जनता चुनकर विधायक बनाती है, तो यहाँ किसानों के मुद्दे पे आप क्या करेंगे? देखिए किसानों के लिए अभी ये आलू में देख लीजिए बेचारे कितना परेशान हो गए। अब एक किसानों के लिए अगर मैं यहाँ बनता हूँ तो हमारी सरकार आती है या हम लोग सत्ते में आते हैं, तो यहाँ किसानों के लिए हम लोग अगर वो घाटा खाते हैं तो उनके लिए हम लोग कोशिश करके उन लोगों को मुआवजा दिलवाने का काम करें। आप जनता के बीच जाते हैं, कैसा रुझान मिलता है? जनता किस तरह से आपको देखती है? क्या वो आपको वोट कर रही है या नहीं कर रही है? क्या रुझान मिल रहा है आपको? देखिए जनता का यहाँ का रुझान ये है कि बस चेहरा चाहिए नया, और प्रत्याशी चाहिए ऐसा कि जिस प्रत्याशी के पास हम अपनी बात रख सकें, जो प्रत्याशी हमको हमेशा मिल सके, और जो प्रत्याशी के पास हम जाकर अपना दुख सुख बता सके। जनता मुझे लाइक कर रही है, जनता पसंद कर रही है, और जनता की ये सोच है नया चेहरा लाना है। वो शेरू है ऐसा चेहरा, ये बीच का चेहरा है, और शेर मोहम्मद को पसंद भी कर रही जनता, और जनता छोटे हों या बच्चे हों, युवा हों, बुढ़े हों, सब पसंद कर रहे हैं, क्योंकि सब यहाँ है बाहरी। एक प्रत्याशी है कानपुर से, एक रहते हैं प्रदेश में, और शेर मोहम्मद रहते हैं सियारा मीठेपुर में, और सियारा मीठेपुर आएंगे आधी रात की कुंडी खटखटाएंगे तो हम मिल जाएंगे। बस जनता का यही है सोच। बहुत बहुत धन्यवाद शेरू जी। जैसा कि आपने देखा, शेर मोहम्मद शेरू जी का कहना था कि जनता का अपार समर्थन मिल रहा है, वो अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं, और यहाँ भी कहीं ना कहीं मुद्दा लोकल बनाम बाहरी का चल रहा है। आज हम इस वक्त विधानसभा चुनाव के चलते सियासी पारा पीक पर है। 10 फरवरी को विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण की वोटिंग हो चुकी है, वहीं आज 14 फरवरी को दूसरे चरण की वोटिंग भी जारी है। आज 55 सीटों पर मतदाता अपने मतदान का प्रयोग कर रहे हैं। वोटिंग कैसी चल रही है, वोटर्स को किन समस्याओं से गुजरना पड़ रहा है, देखिए रिपोर्ट। नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सबका हमारा खास प्रोग्राम केकेडी न्यूज़ में। मैं आपके साथ सुभान अली। आज हम पहुँचे हैं रामपुर के सैनी नामदान में। यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं, पूछते हैं कैसा मतदान चल रहा है। ये सर क्या नाम है आपका? जी सर, ये बताइए कैसा मतदान चल रहा है यहाँ पर? मतदान बहुत बढ़िया चल रहा है, साइकिल की सरकार बन रही है इंशाल्लाह, अखिलेश यादव। तो सरकार ने आपको कुछ लाभ मिला है? लाभ यही मिला, सब बेरोजगार है यहाँ पे, इसमें इस सरकार में कोई लाभ नहीं मिला। अच्छा, मोदी जी और योगी जी ने तो बोला है कि हमने नौकरियां दी हैं और गड्ढा मुक्त कराया है। पहले उन्हीं को लाभ मिल जाए, मोदी जी को, योगी जी को, वो खुद ही परेशान है इस सरकार में आके। तो आपको कुछ लाभ नहीं मिलता? नहीं मिला भाई, सपा में लाभ मिलेगा जो भी मिलेगा भाई। तो इस 4.5 साल में योगी आदित्यनाथ जी ने कुछ नहीं करा है? कुछ नहीं करा, सब बेरोजगार हैं। चलिए ये सर कैसा मतदान चल रहा है यहाँ पर? आपने दिया है? कुछ नहीं मिला है, सब कारोबार छिन गए, बच्चों के। जी सर, क्या नाम है आपका? अच्छा, तो कैसा मतदान चल रहा है यहाँ पर? बहुत अच्छा चल रहा है माशाल्लाह, और हमेशा से अच्छा चलता आया है। तो कौन सी सरकार चाहते हैं? समाजवादी की। समाजवादी। अल्हम्दुलिल्लाह, समाजवादी में विकास होता है, बीजेपी में बर्बादी होती है। बीजेपी में मोदी जी कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो नारा कराता है बेटी पढ़ाओ तो बेटी की इज्जत लुटवाओ, जिंदा जला देते हैं, रेप करते हैं, वो पुलिस अपने हाथ से जिंदा जलाती है। समाजवादी में कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। अच्छा, मोदी जी ने तो गुंडा राज खत्म हो गया है। गुंडा राज खत्म नहीं हुआ है, गुंडा राज की सरकार मोदी है, बीजेपी सरकार गुंडा राज। जब गुंडा राज खुद अपने सत्ता में आ जाएंगे तो कौन गुंडागर्दी दिखाएगा? अपने आप को सब बचाएंगे, मुखालिफ वो करते हैं। समाजवादी वाली सरकार गुंडा राज की नहीं है। बीजेपी जब समाजवादी सरकार होती है तो ये गुंडा राज अपनी गुंडागर्दी दिखाते हैं, इसलिए समाजवादी बदनाम होती है। असली में गुंडा राज तो बीजेपी है। गड्ढा मुक्त हुआ है यहाँ का? वो कौन सा गड्ढा मुक्त हुआ? आइए दिखा दो आपको कौन सा गड्ढा मुक्त है।
ये सब समाजवादी की सरकार में हुआ है, बीजेपी सरकार में इतना सा काम कोई नहीं हुआ। अच्छा, ये जो आजम खां के ऊपर मुर्गी चोरी बकरी चोरी के मुकदमे दर्ज कराए गए, सर ये बताइए, इतना बड़ा नेता जो कैबिनेट मंत्री 3 मरतबा रह चुका हो, अब सांसद रह चुका, 9 मरतबा से विधायक रह चुका हो, वो क्या मुर्गी चोरी करेगा, बकरी चोरी करेगा, भैंस चोरी करेगा? तो ये काम रह गया उसका। इतना बड़ा कद्दावर नेता समाजवादी का, वो भैंस चोरी, मुर्गी चोरी या बकरी चोरी करेगा? अच्छा, इस बार समाजवादी सरकार। बहुत अच्छा माहौल है। इस बार रामपुर में मुझे लगता है बदलाव होगा। दिल्ली में हमारी पार्टी ने बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित किया है और तमाम चीज़ें वो फ्री दी हैं जो अब तक उत्तर प्रदेश में नेताओं को फ्री मिलती थी। इस बार लोग विकास के नाम पर मुझे लगता है आम आदमी पार्टी का साथ देंगे और रामपुर के अंदर क़यादत को बदलेंगे। सर, ईवीएम को लेकर कुछ शिकायत आ रही है, क्या ख्याल है इसमें? अभी तक मेरे पास कोई ऐसी सूचना नहीं आई है। अगर कहीं पर कोई गड़बड़ी होगी तो उसके लिए हम रीवा जिले में खाकी एक बार फिर दागदार हो गई। टीआई समेत 2 पुलिसकर्मी रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किए गए, जिन्हें एसपी ने निलंबित भी कर दिया है। पीड़ित की शिकायत पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। ये पूरा मामला क्या है, आप खुद पीड़ित की जुबानी सुनिए। मुनीश कुमार सिंह। क्या घटना घटी आपके साथ में? हमारे साथ यही घटना घटी कि टीआई साहब हमें पैसे का मांग कर रहे थे। इसके बाद पैसा हमारे पास नहीं टीआई साहब के पास नहीं पहुंच पाया। कारण किस लिए मांग कर रहे थे? एक्चुअली में क्या है कि हमारे घर में हमारे भाई और एक हमारी 3 हाईवा चलती है। वो हाईवा रेत में चलती है। रेत की जब चलती है तो इनको पैसे चाहिए और पैसे के लिए डिमांड करते थे। कितना डिमांड किए थे? जब गाड़ी चल रही थी तब 10,000 रुपये ये मांग रहे थे और गाड़ी जब चलते समय हम 10,000 रुपये नहीं दे पाए तो ये मेरी गाड़ी पकड़ लिए। पकड़ के हमने निवेदन किया। निवेदन करने के उपरांत इन्होंने कोर्ट में ऐसी धाराएं लगा दिए कि जिसमें उन्होंने हमें 1,13,000 रुपये का जुर्माना और उस जुर्माने के उपरांत भी इन्होंने बोला कि मैं 3 महीने से इस थाने में पदस्थ हूँ, कभी ध्यान नहीं दिए हो, इसलिए तुम 18,000 रुपये लेके मिलो कल और नए इस महीने से 2,000 प्रति गाड़ी के हिसाब से 6,000 रुपये हमें प्रति महीने एंट्री दिया करो। इसके लिए तुम बबुआ सिंह से मिल लेना। तो हम बबुआ से मिलने आए। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हमारा गांव है रामपुर नैकिन के पास मढ़ा। वैसे मैं जबलपुर हाई कोर्ट में वकालत करता हूँ। गाड़ी कहाँ से कहाँ, रेत कहाँ से लाते हैं? रेत जो है तो यहाँ शहडोल से रीवा जाती है। शहडोल से रीवा जी। और मतलब ये पैसे के बारे में आपकी जो बातें हुई थी वो टीआई साहब से डायरेक्ट हुई थी? हाँ, डायरेक्ट बात हुई। टीआई साहब से बोले, टीआई साहब ने बोला कि 18,000 पिछला भी जमा करो और इसके बाद प्रति महीने के हिसाब से 2-2 हज़ार रुपये देना है। तो जिससे हमने निवेदन किया कि साहब पिछला हमारे पास 18,000 रुपये अभी तो नहीं हो सकता क्योंकि हमें 1,13,000 का जुर्माना भराया है। केवल हम अभी आज के डेट में आपको 2-2 हज़ार रुपये के हिसाब से 3 गाड़ियों का इस महीने का 6,000 रुपये दे सकता हूँ। पिछला जो है तो हम धीरे धीरे करके वो भी देंगे क्योंकि मेरे को गाड़ी चलाना ही है और नहीं चलाएंगे तो ये इन्होंने बोला भी कि अगर नहीं दोगे तो तुम्हारी ऐसी तैसी हो जाएगी क्योंकि तुम हमारे थाने के अंतर्गत तुम्हारी गाड़ी चलती है तो देना पड़ेगा। देखो ये टीआई साहब ने बोला। हाँ, ये टीआई साहब। ये 2-2 हज़ार रुपये किस हिसाब से मांगते थे? ये 2,000 रुपये प्रति महीने प्रति गाड़ी के हिसाब से एंट्री के रूप में मांग। क्या गाड़ी की एंट्री पहले से नहीं रहती थी? गाड़ी की एंट्री सर अभी तक तो इसके पहले जो टीआई साहब थे वो तो चले ही गए थे। इसके बाद एंट्री नहीं लगती थी। बीच यह कार्रवाई लोकायुक्त रीवा के डीएसपी साहब श्री प्रवीण सिंह परिहार द्वारा की गई है, जिसमें सहयोग के रूप में निरीक्षक प्रमेंद्र कुमार, उप निरीक्षक आकांक्षा पांडे और उप निरीक्षक। बांदा सदर से बसपा प्रत्याशी लोधी धीरज राजपूत ने शहर के बलखड़ी नाका, छोटी बाजार, झंडा चौराहे सहित अन्य मोहल्लों में शक्ति प्रदर्शन और जनसंपर्क किया, जहां पर उन्हें शहर के बाजार के तमाम व्यापारियों, बाजार की जनता सहित तमाम लोगों का जबरदस्त समर्थन मिला। इस दौरान लोधी धीरज राजपूत के सहयोगियों ने लोगों से अपना वोट बसपा प्रत्याशी को देने की अपील भी की।
खबर उन्नाव से है, जहां पर 2022 को सकुशल संपन्न कराने और 100% मतदान का प्रयोग करने के लिए अपर पुलिस अधीक्षक और सीओ नगर द्वारा थाना कोतवाली सदर परिसर में बैठक की गई, जिसमें बताया गया कि सभी लोग अपनी 100% वोटिंग करें और चुनाव में शांति व्यवस्था बनाने के लिए जो जो आदेश दिए गए हैं उनका पालन करें। आज बैठक की गई है, किस तरह की बैठक है? ये चुनाव संबंधी बैठक की गई है कोतवाली थाना में, और इसमें दो बातों पर विशेष ध्यान दिया गया। पहली बात तो कि सभी मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करें और 100% मतदान करें। दूसरी बात बताई गई कि शांति व्यवस्था बनाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं सरकार की तरफ से, पुलिस की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से, और किस प्रकार से मतदान करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, दोनों बिंदुओं को बताया गया है। और इसमें सभी नागरिकों को समझाया गया कि कोई भी व्यक्ति अगर लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में लेता है तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। कोई भी अन्य व्यक्ति अगर चुनाव में खलल डालता है तो उसके विरुद्ध भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। शराब की दुकानें जिस दिन मतदान है उस दिन बंद रहेंगी। सभी शस्त्र की दुकानें ये सब पहले ही बंद रहेंगी। कोई भी व्यक्ति शस्त्र लेकर के या मतदाताओं को ढोने का प्रयास करेगा उसके विरुद्ध भी हम कठोर कार्रवाई करेंगे। संभल में दूसरे चरण के चुनाव के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना कर दी गईं। सुरक्षा के मद्देनजर अलग अलग रूट पर बसें लगाई गईं। किसी भी मतदाता को किसी भी प्रकार की कोई समस्या न हो, इसके लिए अलग अलग विधानसभा काउंटर भी लगाए गए। बता दें कि तैयारियों का जायजा लेने के लिए जिलाधिकारी खुद मौके पर पहुंचे और दूसरे फेज के चुनाव का जायजा लिया। पोलिंग पार्टियां और दूसरे मतदान के लिए रवाना हो रही हैं, क्या सुरक्षा व्यवस्था रहेगी, कैसे? यहाँ पर ये नवीन पुलिस लाइन के ग्राउंड में आज यहाँ से पोलिंग पार्टीज रवाना हो रही हैं। जो हमारे पुलिसकर्मी हैं वो भी अभी रवाना हो रहे हैं। सभी चारों विधानसभा के लिए अलग अलग जगह पर टेंट लगाए गए हैं। इसमें हम लोगों का ये पूरी कोशिश रहेगी कि कहीं किसी को किसी तरह की परेशानी ना हो। पूरा एरिया पुलिस के द्वारा सिक्योर किया गया है, ट्रैफिक की व्यवस्था की गई है। इसीलिए इस स्थान को चुना गया जिससे कि शहर में अथवा हाईवे पर कोई जाम की स्थिति ना उत्पन्न हो, और हम लोग उसमें सफल रहे हैं। जल्दी यहाँ से पोलिंग पार्टी रवाना होंगी और जो हमारी सिविल पुलिस है वो इस समय क्षेत्र में जहाँ जहाँ जो सेंसिटिव हमारे गांव हैं या फिर जो वल्नरेबल एरियाज़ हैं उनमें अभी रूट मार्च कराया जा रहा है, और उनमें लोगों के मन में जो अगर किसी प्रकार का भय है, कोई आदमी प्रलोभन दे रहा है, तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। खबर बलरामपुर से है, जहां बलरामपुर पुलिस अधीक्षक हेमंत कुटिया के निर्देशन में अपराध और अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण और विधानसभा चुनाव 2022 को सकुशल संपन्न कराने के लिए अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में उतरौला पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण बरामद किए। साथ ही एक अभियुक्त को गिरफ्तार भी कर लिया। बीती रात को थाना कोतवाली अंतर्गत एक अभियान के तहत विधानसभा के चुनाव के दुष्कृत अपराधी के विरुद्ध धरपकड़ व अवैध शस्त्रों की तलाश के संदर्भ में थाना तौला के प्रभारी निरीक्षक श्री अनिल सिंह द्वारा व उनकी साथ उनकी टीम के द्वारा कल एक अभियुक्त को अवैध रूप से तमंचा बनाने के उपकरणों सहित गिरफ्तार किया गया है, जिसका नाम बब्बन दाढ़ी पुत्र पचई निवासी रामपुर दरियावन डी इटई रामपुर थाना कोतवाली तौला जिला बलरामपुर का रहने वाला है। ये पूर्व से भी इसके विरुद्ध कई मुकदमे आपराधिक पंजीकृत हैं और ये साजिश अपराधी है। कल इसके द्वारा अवैध रूप से शस्त्र फैक्ट्री बना करके का निर्माण किया जा रहा था। मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त होने पर थाना प्रभारी तौला श्री अनिल सिंह अपने दल के साथ पहुंच करके उसकी घेराबंदी की, जिससे मौके पर उपरोक्त अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। इसके पास से 5 निर्मित अवैध तमंचा, 4 अर्धनिर्मित तमंचे व 4 अदद कारतूस 12 बोर, 1 अदद कारतूस 32 बोर और इसके अतिरिक्त उपकरण बनाने की भट्ठी, रिंच आदि जो सामान होते हैं वो सब बरामद किए गए हैं। इसके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है
और इससे गहन पूछताछ की जा रही है और इसको शीघ्र ही न्यायालय रवाना किया जाएगा और इसके द्वारा बताए गए के बयान के अनुसार अन्य लोगों को भी संदिग्ध करके उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। खबर पीलीभीत से है। पीलीभीत के विकास खंड मरौरी के अंतर्गत ग्राम पंचायत दियोनी बहादुरगंज में ग्राम प्रधान ने नरेगा के अंतर्गत होने वाले विकास कार्य का पैसा बिना काम शुरू किए निकाल लिया। इसकी जानकारी जब गांव वालों को हुई तो उन्होंने प्रधान से बात की, जिस पर ग्राम प्रधान टाल मटोल करने लगे। बता दें, ग्रामीणों ने मामले की शिकायत जिलाधिकारी से की है। अब देखना यह है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच होती है या सिर्फ मामले की लीपापोती करके शिकायत को कागजों में दफन कर दिया जाता है। कौन से गांव से हैं आप? दियोनी बहादुरगंज से। क्या समस्या है आपकी? समस्या ये है सर, ये अलीबक्स के खेत से लेके और मरघट तक का पैसा निकाल लिया इनने। किस चीज का पैसा निकाल लिया? ये चरकोट मट्टी डालने कच्चे का। अच्छा। और इसमें मट्टी नहीं पड़ी, ना कुछ काम हुआ। अच्छा। अब ये पैसा निकाल लिया, 15 दिन हो गए। कब निकाला था पैसा? कितना समय? 94,200 कुछ रुपए निकाल लिए इन्हें। अच्छा। हाँ, और जब मैंने शिकायत की तो इन्हें थाने में कर भागीरथ ने प्रधान ने मेरी शिकायत और उनकी थाने में कही जाए ऐसे हिसाब से। अच्छा। कि वो रफीक है जो वो बनने नहीं दे रहा रोड, और जो हम सब पहले दे चुके हैं। हाँ। इसमें जो काट दो सब। मैं शिकायत वाला हूँ, रफीक अहमद हूँ। अच्छा। खेमकरण है और दिनेश हैं, हम 3 लोगों ने शिकायत करी है। अच्छा, आपने शिकायत? कुशीनगर में स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत नगर पालिका परिषद और स्कूलों द्वारा मतदाता जागरूकता अभियान के तहत रैली निकाली गई। ये रैली बुद्ध इंटर कॉलेज कुशीनगर से शुरू हुई, जिसका शुभारंभ एसडीएम देवी दयाल वर्मा और एसडीएम वरुण कुमार पांडे ने हरी झंडी दिखाकर किया। एसडीएम देवी दयाल वर्मा ने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए अधिकाधिक मतदान जरूरी है। यहाँ सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसने की कसीदे पढ़ रहे हैं। वहीं चित्रकूट जिले के दुगवा ग्राम पंचायत में करोड़ों रुपए की राशि का बंदरबाट किया जा रहा है। यहाँ भ्रष्टाचार का ऐसा खेल खेला गया जहां जैसे कि पंचायत में नहीं हुआ। ये पूरा मामला क्या है, ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पूछिए। आपका परिचय क्या नाम है आपका? मैं नवलेश पांडे, एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, दैनिक चर्चा की समाचार पत्र का एडिटर हूँ, निवासी दुगुआ से। क्या समस्याएं हैं आपके? इस गांव में भारी भ्रष्टाचार हुआ है। ब्रजेश कुमार गर्ग चोर, मैं उसको चोर शब्द का इस्तेमाल करता हूँ, उसके साथ एक कमल सिंह चोर जैसे शब्दों का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इनने अभी 1.5 माह की रिपोर्ट में लगा है कि सारे आवास बने हैं, लेकिन वो आवास एक भी नहीं बने हैं। मौके पे मैं गया हूँ, मौके पे सत्यापन किया जा रहा है। आला अधिकारी इसलिए बच रहे हैं क्योंकि उन्हीं के आला अधिकारियों की कलम फंस रही है। इस कारण से आला अधिकारी जो भी बयान नहीं दे रहे हैं वो बचाने का प्रयास कर रहे हैं। और गांव में इतनी अनियमितताएं हुई हैं, पति पत्नी को आवास दिया जाता है, एक परिवार को 4 आवास दिए जाते हैं। जो नल की समस्या है, रिबोर के नाम पर 500 मीटर के ऊपर लगा दिया जाता है और नलें ऑलरेडी वहां लगी हुई हैं, नलों का कोई हटाया नहीं गया, उसके बाद भी पैसे का बंदरबाट कर लिया गया। और क्या समस्याएं हैं? बस यही समस्याएं हैं। ग्राम पंचायत में भारी भ्रष्टाचार है और जब हम इसकी शिकायत करते हैं तो SC/ST से मुकदमे लगवा दिए जाते हैं। और इस पे ब्रजेश कुमार गर्ग, अभी आपको क्या लगता है, जैसे जांच हो रही है तो इस पे क्या आपको कैसा लग रहा है? मैं सक्षम अधिकारियों से अपील करता हूँ, माननीय जिलाधिकारी से अपील करता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील करता हूँ कि न्याय मिलना चाहिए। मुझे मेरी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, ये जनहित की लड़ाई है, जनहित की मुद्दों की बात करता हूँ। जैसे अभी जो जांचकर्ता अधिकारी हैं वो लगातार बयान देने से बच रहे हैं, आपको क्या लगता है उनके बयानों से? क्योंकि मुझे लगता है कि वो अपने अधीनस्थ कर्मचारी को बचाने का प्रयास करेंगे, ऐसा लग रहा है। अभी मेरे पास ऐसा कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन प्रयास किया जाएगा उनको बचाने का। खबर बांदा से है, जहां शहर के मुख्य बाजार में कॉस्मेटिक की दुकान में भीषण आग लग गई। फायर ब्रिगेड ने आग में फंसे लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित निकाल लिया है। इस आग से 40 से 45 लाख रुपए के नुकसान का अंदाजा लगाया जा रहा है। बता दें कि शॉर्ट सर्किट से आग लगने की संभावना जताई जा रही है। जय लखेरा जी है, कूड़े के व्यापारी हैं
क्या सुबह 7:30 लगभग आग देखी। यहाँ सब लोग बैठे थे, जल्दी जल्दी फुल फायर ब्रिगेड को सूचना दी, सभी लोग आए, मोहल्ले के सभी लड़के लगे। 4 लोग ये थे, उनके 2 बेटे और पति पत्नी। बड़ी भयंकर आग, सबसे ऊपर से फायर ब्रिगेड की मदद से उनको नीचे उतारा गया। सभी लोग लगे हैं, समय पर प्रशासन आ गया, पुलिस प्रशासन, फायर ब्रिगेड सभी लोग लगे हैं। कितने लोग फंसे थे, क्या स्थिति है उनकी? 4 लोग फंसे थे, उनको उतार लिया गया, वो सुरक्षित है, लेकिन उनका पूरा नुकसान हो गया, पूरा कोई सामान बचा नहीं। लगभग भैया कितने का नुकसान हुआ? 20-25 लाख के अंदाज, क्योंकि पूरा माल जिस हिसाब से भरा रहता था उनके दुकान में, तो 25 लाख के करीब हानि नहीं हुई है। क्या नाम था भैया इनका दुकान वाले? जय लखेरा जी है, उनकी दुकान है ये। ये 4 मंजिला बिल्डिंग है, इसमें नीचे की कॉस्मेटिक की दुकान है, ऊपर ये लोग रहते थे। तो मोटर कार करके से आग लगी होगी, अभी स्पष्ट नहीं है। सभी लोगों को बचा लिया गया है। लगभग 3-3.5 घंटे से फायर ब्रिगेड मशक्कत कर रही है। आग करीब पहुँच गई है, थोड़ा बहुत जो बचा है। कितने लोग फंसे थे? 4 लोग फंसे थे, चारों लोग बाहर निकाल लिए गए। सर तकरीबन कितने का नुकसान नुकसान का असेसमेंट बाद में हो पाएगा, मालिक बात करेंगे। विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हाथरस पहुंचे, जहां उन्होंने सिकंदरा मऊ 80 के गठबंधन से प्रत्याशी ललित बघेल के लिए जनता से वोट मांगे। इसके अलावा उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए भाजपा सरकार पर तंज कसे। उन्होंने कहा कि भाजपा के शासन में हर व्यापारी महंगाई के कारण परेशान है, हर नौजवान बेरोजगारी से परेशान है, हर संस्था के लोग परेशान ही परेशान है। एक वोट समाजवादी पार्टी को देने का काम करेंगे। चुनाव 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट, अगर उनके मुंह से सुना हो तो बता दो। और पत्रकार साथी हमसे आपसे दावा करते हैं कि वो 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट कभी नहीं कह सकते। और उनका इसीलिए हमने तय किया कि बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश में सांडों से लोगों की जान गई है। अखबार में पढ़ने का मिलता था क्या इधर सांड ने मार दिया, उधर सांड ने सींग मार दिए, ने हाथरस में मार दिया। तो आए नहीं हाथरस में, तो हाथरस में किसने मार दिया? सांड ने मार दिया। इसीलिए हमने कहा कि अगर हमें 5 लाख रुपए से भी मदद करनी पड़ेगी ऐसे परिवारों की। इधर आपने तस्वीर देखी होगी मुख्यमंत्री जी की लखनऊ की, स्टेडियम में बहुत सारे उन्होंने लैपटॉप। हाथरस विधानसभा सिकंदरा मऊ के क्रीड़ा स्थल पर सपा की जनसभा के दौरान एक वृद्ध भाजपा का झंडा लेकर मैदान में घुस आया। सपा समर्थकों ने वृद्ध से भाजपा का झंडा छीनकर फेंक दिया, जिससे वहां मौजूद लोग भड़क गए और सभा स्थल के बाहर जमकर हंगामा हुआ। बता दें, ये सब सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आने से पहले हुआ, जो एक जनसभा को संबोधित करने के लिए आने वाले थे। मैम, मैडम आप किस लिए आप नाराज हो रही हैं? मेरा नाम साध्वी गीता प्रधान है, मैं उत्तर प्रदेश सरकार SC/ST आयोग में मंत्री हूँ। ये मेरा कार्य क्षेत्र है, मैं यहाँ से जनप्रतिनिधि हूँ वर्तमान में। 3 साल योगी जी की सरकार ने प्रसन्न होकर मुझे उत्तर प्रदेश सरकार में 10 राज्य मंत्री बनाया, और मैंने जब बहुत अच्छा काम किया तो पुनः मुझे बनाने का काम किया। आज क्या हुआ जो आपकी आंखों में आंसू आए? मेरा कार्य क्षेत्र जनसभा है, मेरा राइट बनता है मैं मंच पे रहूं। मंच में जानबूझकर यहाँ के पदाधिकारियों ने मेरा नाम नहीं डाला, जैसे और मुझसे ये कह रहे हैं कि जाइए मंच से नीचे जाइए, आपका नाम लिस्ट में नहीं है। ये मेरे दलित समाज का अपमान है। सबसे पहले मैं साध्वी हूँ। माननीय योगी जी की सरकार, मोदी जी की सरकार सबके साथ सबके विकास को लेकर कार्य कर रही है, और एक दलित महिला जो कि साध्वी है, वाल्मीकि समाज से उत्तर प्रदेश में मात्र एक अकेली नेता हूँ, मात्र उत्तर प्रदेश में एक अकेली साध्वी हूँ वाल्मीकि समाज की। मैंने बहुत समर्पण किया है, तन मन से रात दिन 24 घंटे पार्टी के लिए समर्पित रहती हूँ, और यहाँ से मैं टिकट की दावेदार भी थी। लास्ट समय में मेरा टिकट कट गया, कोई बात नहीं, मैं पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा रही हूँ। मैंने बहन जी को भी 2-3 दिन चुनाव लड़ाया, और आज में मैं मंच पे बैठने के लिए भी नहीं आई, मैं चुनाव लड़ाने के लिए भी आई हूँ। तो ऐसा क्या हुआ कि आपको आपकी आंखों में
अंबेडकर नगर जलालपुर विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार परवान चढ़ चुका है। सभी पार्टियां अपनी अपनी दावेदारी मजबूत करने में लगी हुई हैं। इसी कड़ी में भाजपा से बेदाग छवि वाले सुभाष राय जगह जगह जनसभा कर क्षेत्रवासियों से भाजपा की विकास वाली नीतियां बता रहे हैं। रफीगंज और दुल्हूपुर बाजार में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा, देखिए। क्या जनाधार है आपका? देखिए, मैं विद्यार्थी जीवन के बाद मैंने जब से राजनीति में शुरुआत करी, मैं बनारस में मेरी पढ़ाई लिखाई हुई। मैं पढ़ाई के साथ साथ पहलवानी भी करता था। 3 बार यूपी चैंपियन रहा हूँ कुश्ती में अपने वेट में। बगल में अध्यापक हो गया तो उसके बाद मेरे अंदर सामाजिक सेवा का भाव जगा और मैं समझिए कि क्योंकि आप सब जानते हैं कि मैं अपने बिरादरी का अकेला हूँ, मात्र हमारा 25 वोट है पूरे विधानसभा में। मैं हमेशा जब से राजनीति में कदम रखा अपने क्षेत्र की सम्मानित जनता को अपना भाई समझा, अपना बिरादरी समझा। जात पात के ऊपर उठ के राजनीति किया, जिसका नतीजा हुआ मैं 4 बार लगातार जिला पंचायत सदस्य बना, 1995, 2000, 2005, 2010। और उसके साथ साथ मेरा भाई भी 2005 में, हम दोनों भाई एक साथ जीते। मैं हमेशा जात पात से ऊपर उठ करके मैंने राजनीति की है और सबकी सेवा की है। हर जात हर वर्ग के लोगों को समान रूप से मैंने सम्मान देने का काम किया है। उसके साथ साथ अभी मैं 2019 के उपचुनाव में, आप लोग जानते होंगे, मैं यहाँ से विधायक बना। हमारे क्षेत्र की सम्मानित जनता ने मुझे विधायक बनाया और मेरे चुनाव में जाति और दलित दोनों सीमा टूट गई थी। मुझे हर जात के, हर दल के लोगों ने वोट दिया था। मुझे 2.5 साल का कार्यकाल मिला। 2.5 साल के कार्यकाल मेरा 1.5 साल कोरोना में चला गया। हम लोग विधायक निधि बंद हो गई, लेकिन उसके बाद भी जब विधानसभा चली है, विधानसभा भी कम चली, लेकिन जब कम चली है, मैं हमेशा अपने क्षेत्र की जनता की आवाज़ बन करके विधानसभा में बहुत जोरदार ढंग से उठाया। और मैंने तमाम, हमारे क्षेत्र में बहुत सड़कें बहुत खराब थी, तमाम जैसे जहाँ बैठे हैं आप, ये जलालपुर रफीगंज होते हुए नगरी तक सड़क जाती, बहुत ही खराब दशा थी इसकी। मैं उठाने के नाते मेरे प्रस्ताव पर मैं हमेशा जो है अपने क्षेत्र के विकास के लिए, मैं अपने को नहीं समझा कि मैं विपक्ष का विधायक हूँ। मैं हमेशा, मेरी सोच सकारात्मक थी, जिसको लेकर के मैं हमेशा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिला, केशव मौर्य से मिला। मिलने के बाद मैंने जो है, इसके बाद जो है मेरे प्रस्ताव पे इस विधानसभा की लगभग 50 सड़कें पीडब्ल्यूडी से पास हुई और पीडब्ल्यूडी विभाग से ये जलालपुर से रामगढ़ ये सड़क बन गई, नेवरी तक बन गई। जलालपुर से मालीपुर बनी, जलालपुर से रामगढ़ की सड़क बन गई और 50 बड़ी बड़ी सड़कें 1 से 2 किलोमीटर मैंने बनवाया। उसके बाद एक विधायक निधि मिली, पिछले विधायक का कुछ अवशेष धन मिला था, उससे मैंने 60-65 गाँव में इंटरलॉकिंग सीसी का कार्य कराया। और मैं सबसे बड़ा काम अपने क्षेत्र में जो तमाम मैंने रिकॉर्ड बनाया, पता करिएगा कलेक्ट्रेट में जाकर के, जितना लोग 5 साल 10 साल में नहीं कर पाए होंगे। आपको बता दें, 2 युवक अपनी बाइक से मानकपुर से बहिलपुरवा के धोबरा गांव जा रहे थे, जहां बीच रास्ते में सामने से आ रहे ट्रक ने मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मार दी। इस हादसे में दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें एम्बुलेंस द्वारा मानिकपुर सामुदायिक केंद्र लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद एक युवक को जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर एक्सीडेंट करके भाग रहे ट्रक ड्राइवर और कंडक्टर दोनों को थाने ले जाकर बंद कर दिया है। मानिकपुर लोकमान्य तिलक से प्रयागराज जा रही महिला को लेबर पेन होने पर मानिकपुर आरपीएफ ने उसे अस्पताल पहुंचाया। बता दें, ये ट्रेन मानिकपुर स्टेशन पर खड़ी थी, जहां से एम्बुलेंस की मदद से महिला को मानिकपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। अस्पताल में महिला ने एक नवजात शिशु को जन्म दे दिया। सर, स्टेशन में लेबर पेन था किसी महिला को, क्या कार्य किया गया है, कहाँ पे लेके आए गए? सुबह 5:30 बजे कंट्रोल से मैसेज आया, ट्रेन नंबर 11055 गोरान एक्सप्रेस में एक महिला का लेबर पेन हो रहा था। तो गाड़ी को हम लोगों ने यहाँ पे स्टॉपेज करा के कंट्रोल द्वारा तो उस महिला को यहाँ से उतारा गया। उस महिला को उतारने के बाद हम लोग 108 से कॉल किया गया, 108 आई एम्बुलेंस, और हम लोग उसको सबनायक के मानिकपुर ला के इसको एडमिट कराए परिजनों के साथ। बाद में इसके बच्ची पैदा हुई। हम लोग वही कार्य जो हमारा कर्तव्य रहा, हम अपने कर्तव्य को निभाते हुए। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? इलाहाबाद जा रहे, एलटीटी से जा रहे थे, इलाहाबाद। सूचना कहाँ से मिली थी? कंट्रोल द्वारा मिली। कंट्रोल द्वारा। क्या नाम सर आपका? कांस्टेबल अरुण कुमार सिंह, आरपीएफ मानिकपुर। अवतार
वैलेंटाइन डे को लेकर उससे एक दिन पहले ही हिंदूवादी संगठन राष्ट्रीय बजरंग दल ने वैलेंटाइन डे मनाए जाने के विरोध में मोर्चा खोल दिया। राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने राजा मंडी मार्केट में वैलेंटाइन का पुतला बनाकर उसका जुलूस निकाला और फिर उस पुतले को राजा मंडी चौराहे पर फांसी के फंदे पर लटका दिया। हिंदूवादी संगठनों ने कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि पश्चिमी संस्कृति के चलते हिंदू संस्कृति धूमिल हो रही है, जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस दौरान बजरंग दल ने और क्या कुछ कहा, देखिए रिपोर्ट। अवतार सिंह गिल, विभाग अध्यक्ष, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू राष्ट्रीय बजरंग दल। किस तरह का प्रदर्शन किया गया है? ये प्रदर्शन नहीं था, प्रदर्शन थी वो तो बैनर लगा के मैं कर देता। हमने ये है, इसके वैलेंटाइन डे को जो हिंदुस्तान के अंदर मनाया जाता है, ये हिंदुस्तान की सभ्यता नहीं है। पहली बात, ये एक नाम था किसी देश का, वहाँ पे एक बंदा रहता उसका। हिंदुस्तान के अंदर ऐसा कल्चर कर दिया इन्होंने आगे जिस प्रकार से लव जात का मामला, इस प्रकार दूसरे संबंध ये होता है। ये वैलेंटाइन डे, ये कल रात को हमारे लड़के ये भाग रहा था तो इसको पकड़ लिया और पकड़ के रात भर रखा है और सुबह में इसको राजा मंडी के चौराहे पर, बीच चौराहे पर फांसी दी है। ये इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि ये लड़के लड़कियां जो पार्कों में जाते हैं, वहाँ पे असली हरकतें करते हैं जो माँ को पता नहीं होता है। बच्चियाँ हमारी घरों से जाती हैं पढ़ने के लिए, काम से कहीं, वहाँ पर ये पार्कों में जाके गलत कार्य करते हैं, उसका हम विरोध करते हैं, उसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इसी को लेकर कल 14 तारीख को 11 बजे से यहाँ से राष्ट्रीय बजरंग अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद की टीमें गठित की गई हैं, जो पार्कों में और रेस्टोरेंट के अंदर जाएंगी और छापेमारी की जाएगी। अगर कोई भी लड़का लड़की पकड़े जाते हैं, हिंदू रीति रिवाज के अनुसार उनकी तत्काल शादी करा दी जाएगी, उनके माँ बाप को बुलाकर। और जो एक मुसलमानी मैटर है, जो कॉलेजों में हिजाब पहन करके लड़कियां जा रही हैं, उसका विरोध हो रहा है, राजनीतिक रूप के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, वो राजनीति नहीं है, वो ऐसे हमारे धर्म के अंदर जैन धर्म भी है, हमारा हिंदू धर्म सबसे पुराना धर्म, सनातन धर्म, तो हम भी भगवा डाल के जाएंगे, भगवा चोला डाल के जाएंगे और लंगोट पहन के जाएंगे, तो क्या फिर हमारा नहीं आएगा? फिर तो कहेंगे ये नंगे आ गए। अरे तुम हिजाब पहनने वाली जो लड़की है वो सरासर गलत है। उसकी बाद में कितनी फोटो वायरल हो रही है, कितनी वीडियो वायरल हो रही है, शराब वो पी रही है, सिगरेट वो पी रही है, फटी पैंटे वो पी रही है, काय की धर्म की बक्की है वो? उसके पीछे कोई ना कोई षड्यंत्र है जिसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। शासन प्रशासन का खुलासा करे, अन्यथा ऐसा होना हो कि राष्ट्रीय बजरंग दल का हर एक कार्यकर्ता, जिस प्रकार से कर्नाटक के अंदर राष्ट्रीय बजरंग दल के हजारों सैकड़ों लड़के रोडों पर आ गए और हमारी बहन बेटियों ने भी भगवा डाल के स्कूल में जाना प्रारंभ कर दिया है, ऐसा ना हो कि हम लोग अपने धर्म का इस्तेमाल करें। पढ़ाई का मंदिर पढ़ाई तक रहना चाहिए, उसके अंदर वो अखाड़ा नहीं बनना चाहिए, उसको हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। जय जय श्री राम। अन्य राजनीतिक दलों का कहना है जो बीजेपी के द्वारा फैलाया गया एक एजेंडा है उत्तर प्रदेश चुनावों को जीतने के लिए, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, राष्ट्रीय बजरंग दल ना भाजपा है, ना सपा है, ना कुछ है। हम हिंदुत्व की बात करते हैं, सनातनी बात करते हैं। आगामी विधानसभा चुनाव में गरौठा समथर को लेकर जवाहरलाल राजपूत को भाजपा प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में उतारा गया है। स्टार प्रचारक प्रीतम सिंह लोधी ने जनसभा कर एवनी में लोगों से जवाहरलाल राजपूत के लिए वोट मांगे। इस दौरान उन्होंने और क्या कुछ कहा, सुनिए। से कश्मीर आज़ाद हो गया, तो ऐसी चीज़ें हैं कि मेरे वोट की वजह से किसानों को बीमा मिला और सबसे ज़्यादा गरौठा विधानसभा में आपका बीमा मिला है लोगों को। पहले मैं भी कई बार चुनाव में आया, कई चुनावों के अंदर मैंने भाग लिया। यहाँ पर पहले मैं देखता था इंजनों की आवाज़ आती थी, धर 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 धर। किसान आदमी 5 साल में कम से कम, तो एक मामूली किसान आदमी 2 लाख रुपए का डीजल फूक देता था 5 साल में, और पेट्रोल वो लेता था इंजन, वो 30-35 हज़ार का वो डालता था। आज मेरे को कहीं से भी इंजन की आवाज़ नहीं आ रही है। टोटल लोगों की खेती हो रही है। किसानों को सबसे बड़ा फायदा ये हुआ है, हर किसान को अगर 2 लाख फायदा हुआ है तो कितनी बड़ी बात है पूरी उत्तर प्रदेश के अंदर। तो उत्तर प्रदेश एक ऐसी चीज़ बन गया है, अब सबसे ज़्यादा अगर गुंडागर्दी होती थी, माफिया था, वो उत्तर प्रदेश के अंदर था। आज की तारीख में देखिए, जितने भी मगरमच्छ, जितने भी अजगर माफिया थे, योगी जी ने सबको एकदम लाइन से लगा दिया है, या जेलों में, या मर गए हैं, या भाग गए। और थोड़े कीड़े मकोड़े बचे हैं, कुछ गिहाइयाँ बची हैं, कुछ कीड़े मकोड़े बचे हैं, कुछ केकड़े बचे हैं, कुछ उचकने वाले वो होते हैं ना मेढ़ के, वो बचे हैं। आप देख लेना, इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, योगी जी को एक मौका देना चाहिए और सब लोगों को देना चाहिए। योगी जी को अगर मौका मिला तो इन छोटे मोटे कीड़ों को भी, इन केंचुओं को भी सफाई हो जाएगी और ये प्रदेश एक ऐसा प्रदेश बन जाएगा बिल्कुल निर्भय, निडर। हम जो कहते हैं ना, हम महिलाओं की हम ये सुरक्षा देंगे। महिलाएं आपकी सोने से लदी
क्षेत्र में निकल जाएगी, आधी रात को निकल जाएगी। किसी की हिम्मत नहीं है कि हमारी महिला को कोई छेड़ दे दोस्तों। किसानों के बारे में किसानों के मुद्दे से क्या कहना चाहती है? किसानों के मुद्दे से कहना हूं, जो भारतीय जनता पार्टी किसानों के लिए करती है वो कोई नहीं करता है। तुम्हारे बुजुर्ग लोग ही बता देंगे मेरे को खुद मालूम है कि हमारी कांग्रेस सरकार थी, कांग्रेस की सरकार में एक लेवी नाम की चीज चलती थी, सबको मालूम है हमारे बुजुर्गों को। जो किसान अपनी खेती करता था और उस लेवी के जरिए अनाज भर के ना उनके गोदामों में छोड़ के आता था, मेरे भाइयों वो बीच में देखा है हमने। आज 10,000 रुपये। आज हाथरस जिले के मुरसान गेट स्थित विजयनगर में कुछ महिलाओं ने कूड़े को लेकर प्रदर्शन किया। उन्होंने बताया यहाँ पर सब जगह का कूड़ा डाला जाता है। कूड़ा पड़ने की वजह से नालियां रुक जाती हैं, जिससे सड़कों और गलियों में पानी जमा हो जाता है और आने जाने में तकलीफ होती है। जिला प्रशासन से शिकायत की जा चुकी है, लेकिन कोई भी इस मुद्दे पर ध्यान नहीं दे रहा। मिश्रिक तीर्थ पर स्थित दक्षिणेश्वर महादेव मंदिर के प्रांगण में तीर्थ पुरोहित राहुल शर्मा ने भाजपा की एक बैठक का आयोजन किया। इसमें सांसद अशोक कुमार रावत, मिश्रिक ब्लॉक प्रमुख राम किंकर पांडे, गोंदला मऊ ब्लॉक प्रमुख ने मंदिर में शिव जी की पूजा अर्चना कर 2022 विधानसभा चुनाव में विधायक रामकृष्ण भार्गव को भारी मतों से विजयी बनाने का संकल्प किया। खबर पुन्हाना से है। यहां जमालगढ़ रोड पर तेज रफ्तार एक स्विफ्ट गाड़ी अचानक कुत्ते के सामने आने से पेड़ से जा टकराकर खेत में कूद गई, जिसके चलते उसमें बैठी चारों सवारी घायल हो गई। मौके पर मौजूद लोगों ने घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया। जी मेरा भैया रात अपनी ससुराल गया था अपनी बीवी को लेने के लिए जी। अच्छा। तो बीमा से आ रहा था जिस तरफ से। अच्छा अच्छा। तो अचानक एकदम से कुत्ता आया उसके सामने, तो जैसे कुत्ते को बचाने के लिए ऐसे गाड़ी एकदम से बहक गई। अच्छा। बहकने के बाद में नुकनी इसमें लगी जी, पेड़ में जाके नहीं, पेड़ में जाके नुकनी 2-3 कला खाई गाड़ी ने, खेत में जाके गिर पड़ी जी। नाले को पार करके नहीं, नाला भी टूट गया, गाड़ी पूरी डैमेज होगी जी। तो 4 लोगों में से किसी को कितने लगी है? जी भैया को तो यहाँ सर में चोट आई है हल्की सी जी। अच्छा अच्छा। और हाथ में आई है यहाँ रोड पे, होठ पे यहाँ पे, तो और भांडी में भी लगी है जी। उसकी बीवी है जो वो आके ज़्यादा सीरियस है, जो आके थोड़ी सी भांडी में भी लगी है और रीढ़ की हड्डी में चोट आई है जी। तो वो कहाँ दाखिल है? तो यहाँ यूसुफ डॉक्टर के पास दाखिल करी थी, फिर रात है वहाँ सरकारी हॉस्पिटल भी लेके गए थे जी। जब हमारे सरपंच आए। पुन्हाना पुलिस ने 2 युवकों को 35 किलो गौमांस के साथ धर दबोचा। पुलिस ने सूचना पाते ही अपनी टीम गठित कर कार्रवाई शुरू की और मुकदमा दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल इस वक्त की रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए केकेडी न्यूज।